May I come in? Yes, coming. Good afternoon. Sir. Good afternoon. Good afternoon. बैठ Thank you. Sir. आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें, नाम नहीं बताएं। जी सर, मैं फलौदी जिले के मुखेरी गांव का निवासी हूं और मैंने अपनी 10वीं और 12वीं जवाहर नवोदय विद्यालय तिलवासनी जोधपुर से क्रमशः 2014-2016 में कंप्लीट की। उसके पश्चात डीएलएड का डिप्लोमा किया और उसी के पैरेलल मैंने अपनी ग्रेजुएशन और अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी से इतिहास विषय में कंप्लीट की और 2022 से मैं प्राइमरी टीचर के पद पर कार्यरत हूँ। आप अभी प्राइमरी स्कूल में टीचर हैं? जी लेवल फर्स्ट? जी लेवल फर्स्ट। ये लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड में क्या डिफरेंस होता है? सर, कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने वाले शिक्षक लेवल 1 जिनका आधार होता है डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, और कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षक लेवल 2 जिनका बेस बीएड होता है। ये एनईपी 2020 जी ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है या न्यू एजुकेशन पॉलिसी है? सर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में नया क्या किया गया है, इसका थोड़ा सा मुझे ब्रीफ में बताएं। जी सर, भारतीय शिक्षा प्रणाली को 21वीं सदी के अनुरूप बनाने के लिए और पिछली जो शिक्षा नीति थी जो पहुंच केंद्रित थी विद्यालय थी, अब की बार हम गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करते हुए नवीन आयामों को सम्मिलित करते हुए नई शिक्षा नीति नवीन परिवेश के अनुसार बनाई गई है। क्या किया गया है मेजर इसमें डिफरेंस मेजर क्या क्या है इसमें वो प्रोविजंस है वो किए गए? सर, इसमें संरचना में बदलाव किया गया है। 10+2 की जगह 5+3+4 किया गया है। इसके अलावा सर, जो पूर्व बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा का इसमें प्रावधान किया गया है और इसके अलावा गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके अलावा व्यावसायिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ शिक्षा के जो जरूरत के हिसाब से जो उपयोगी शिक्षा उसके प्रावधान इसमें किए गए हैं। इसमें जो प्रोफेशनल एजुकेशन को है वो दिया गया है। ये प्रोफेशनल एजुकेशन होती क्या है? सर, शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के लिए कक्षा 6 के उपरांत कुछ ऐसे प्रावधान हमारी शिक्षा में किए जाए जिससे बच्चा जो ज्ञान ले रहा है उसको मात्र सूचना न समझ के उसका उपयोग अपने रोजगार या जीविका के संबंध में कर सके। राजस्थान में कहा जा रहा है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू तो कर दी, लेकिन है वो अभी इसका है वो इफेक्टिव रूप से है वो लागू नहीं हो पा रही है। क्या क्या कारण मानते हैं आपके कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो इफेक्टिव रूप से हो राजस्थान में लागू नहीं हो पा रही? सर, राजस्थान में इसके क्रियान्वयन प्रभावी रूप से हो रहा है, क्योंकि सर मैं व्यक्तिगत स्तर पर कार्य कर रहा हूँ, चाहे वो निपुण भारत अभियान हो या FLN बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान हो, उसका धरातल पर क्रियान्वयन हो रहा है। इसका सर मैं एक कारण ये मान सकता हूँ जो देरी का, जो कि जो इससे पूर्ववर्ती सरकार थी उन्होंने इस शिक्षा को जो उन्होंने अपने मॉडल को अपनाया था, लेकिन वर्तमान सरकार ने आते ही इस शिक्षा प्रणाली को अपनाया और इसका क्रियान्वयन अच्छे स्तर पर और काफी विस्तृत रूप से हो रहा है। ये महात्मा गांधी स्कूलों को है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल के रूप में है वो स्थापित किया गया था, वर्तमान सरकार द्वारा है वो इसमें कोई चेंज किया गया? जी सर, इसमें वर्तमान सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति में जो मैंने बताया कि पूर्व बाल्यावस्था एवं देखभाल शिक्षा है उसको बाल वाटिका के रूप में अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में ही किया गया। इसके अलावा इसके में कुछ विसंगतियां थी, जैसे अधिकतर विद्यालय में ऐसा देखा जाता था कि वे मान्यता प्राप्त हैं लेकिन उसमें नामांकन बेहद कम था, तो सरकार ने उस हिसाब से कुछ मापदंड तय करके इनको किया है। हालांकि इसमें भी अभी विसंगतियां देखी मिल रही है, लेकिन सरकार निश्चित रूप से प्रयास कर रही है और वो सफल हो रही है। क्या कारण है कि गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूलों में है वो नामांकन है वो बहुत कम है प्राइवेट स्कूलों की तुलना में, जबकि क्वालिफाइड टीचर्स है वो सारे है वो गवर्नमेंट स्कूलों में होते हैं? जी, फिर भी है वो गवर्नमेंट स्कूलों में है वो जो नामांकन है एनरोलमेंट है वो कंपैरेटिवली उनकी बहुत कम। इसके सर बहुत सारे कारण हैं। अगर मैं बताऊं तो अवसंरचना के स्तर पर कार्य होना बाकी है। अभी हाल ही में झालावाड़ की घटना और माननीय न्यायालय द्वारा इसके बारे में टिप्पणियां की गई कि 35% विद्यालय जिनमें बिजली नहीं है और कुछ 10% विद्यालय जहां पर अभी तक बिजली यह सब बुनियादी सुविधा नहीं है। इसका एक कारण शिक्षक के संदर्भ में भी है, शिक्षक प्रशिक्षण हम अभी उतनी तरीके से अच्छे से लागू नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा स्पेशल एजुकेटर्स की कमी रहती है और शिक्षकों के संबंध में एक क्षेत्रीय असमानता रहती है सर, पूर्वी राजस्थान की तुलना में पश्चिमी राजस्थान में।
इसके अलावा छात्रों की हम बात करें तो सर बालिका शिक्षा के संदर्भ में अभी भी कुछ चिंताजनक आंकड़े हमारे सामने रहते हैं और कुछ कार्यक्रम जिनका क्रियान्वयन उतना उचित रूप से नहीं हो पा रहा है, उसमें प्रभावी मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही, इसके कारण। जयपुर की एक बहुत बड़ी स्कूल है, बहुत नामी स्कूल है, उसकी नौ उसकी एक छात्रा जिसकी 9 वर्ष की आयु थी, मात्र 9 वर्ष की आयु, वो चौथी मंजिल से गिर के है वो सुसाइड कर लेती है या गिर जाती है। जी। तो इस तरह की सिचुएशंस को हम है जो कैसे देखते हैं कि स्कूलों में है वो कहीं बच्चों के ऊपर छत गिर जाती है, कहीं बच्चे छत से नीचे गिर जाते हैं। तो इस तरह की घटनाओं को हो रोकने के लिए हम किस तरह के प्रभावी कदम हमें उठाने की आवश्यकता है? जी सर, एक बेहद चिंताजनक बात है कि विद्यालय में किसी एक छोटी बालिका इस तरीके से कोई कृत्य हो जाता है। इसके लिए हम सबसे पहले कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि चूंकि कक्षा का जो प्रभावी जो कार्य करता है वो शिक्षक होता है और शिक्षक बच्चों के बीच में जो भी बातें चल रही हो, जिस जिस इंसिडेंट की हम बात कर रहे हैं उसमें ये पाया गया था कि जो बच्ची थी उन्होंने शिक्षक से संपर्क करने की बात की गई, लेकिन किसी कारणवश उसकी अवहेलना हुई। तो मैं मानता हूँ कि शिक्षक को ही इसमें अवेयर होना पड़ेगा क्योंकि वही सबसे नजदीक है। बाकी सर इसमें मैं इतना तो बताऊं। नहीं, आप प्राइमरी लेवल पे हैं। जी। कई बच्चियों के है वो स्कूल में हार्ट अटैक की घटनाएं हुई हैं और छोटी 9 वर्ष की बच्ची है वो सुसाइड करने के बारे में भी है वो सोच रही है। जी। तो ये किस दिशा में हमारी है वो ये क्या सोशल मीडिया का इम्पैक्ट आया है या समय से पहले ही है वो हमारे बच्चे हैं वो परिपक्व वो हो रहे हैं? इस चीज को आप किस रूप में देख रहे हैं बीइंग टीचर? सर इसका एक कारण जहां तक मैं समझता हूँ एक समाज में जो संक्रमण दौर से हमारा समाज गुजर रहा है वो हो सकता है, चूंकि हम संयुक्त प्रणाली से अभी एकल परिवार में हो रहे हैं और उसमें भी माता और पिता का दोनों व्यवसाय में होना बच्चे को एक अलग माहौल दे देता है। इसके कारण बच्चा हो सकता है कभी गलत डायरेक्शन में चला जाए या कुछ विचार जो उसके लिए वांछित नहीं होते उसको भी अपना ले। तो मैं ये समझता हूँ इसका कारण कि समाज में चूंकि संक्रमण का दौर है ये हो सकता है। अब इस तरह की घटनाएं हैं वो नहीं हो तो हम अब समाज में और समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर समाज को बेसिकली बच्चों के बारे में जो मैं ग्रामीण एरिया से हूँ क्योंकि हमारे उस संदर्भ में मैं कहता हूँ कि बच्चा अपने पेरेंट्स से इतना इंटरेक्ट नहीं हो पाता, तो ये माता पिता को लिए आवश्यक होता है कि वे बच्चे के साथ अब वे उतना औपचारिक ना रहे, उसके साथ खुल के संवाद करें और जो शहरी परिवेश के माता पिता हैं वे समय निकालें और बच्चों के साथ बातचीत करें और शिक्षकों की और समाज के हर व्यक्ति की ये जिम्मेदारी होती है कि वे बच्चे में अंदर और समाज के अंदर जो विचार और जो चल रही है चीजें उसके प्रति जागरूक रहे, अवेयर। फलोदी से हैं यहाँ पे जो जी फलोदी का सट्टा बाजार है वो काफी फेमस है। जी कहा जाता है कि इंटरनेशनल लेवल पर। जी ऐसा क्या है वहाँ की वो क्या टेक्निक है कि उसके लिए है वो लोग मानते हैं कि फलोदी का सट्टा बाजार है वो? सर मैं माफी चाहूंगा, प्रक्रिया से मैं अवगत नहीं हूँ, लेकिन कभी कभार मजाक के संदर्भ में या फिर चर्चा का बिंदु रहता है। हमारे यहाँ ऐसा भी कहा जाता है कि दो सांड अगर लड़ रहे हैं तो उस संबंध में भी सट्टा लगाया जा सकता है, बारिश के संदर्भ में भी। लेकिन मैं सर पता नहीं सकता कि किस संदर्भ में होता है, ये मतलब उनकी मनोवृत्ति है वे अपने हिसाब से करते हैं। कभी सोचा नहीं आपने कि फलोदी डिस्ट्रिक्ट में मैं रह रहा हूँ तो मेरे से कोई बात करते होंगे कि भाई आपका सट्टा बाजार क्या कह रहा है कि इलेक्शन की भविष्यवाणी की इलेक्शन के रिजल्ट्स के बारे में वो सबसे ज्यादा अवेयर रहते हैं, क्रिकेट के सट्टे वो लग जाए उसमें भी फलोदी बाजार ये देता है। ये सब बात होती है, मैं कह रहा हूँ वो मजाक के संदर्भ में होती है। जैसे अमेरिका में इलेक्शन है तब भी हमसे ये पूछा जाता है कि आपका बाजार क्या कह रहा है उस संदर्भ में, लेकिन मैं सर पता करूंगा इसके बारे में। अच्छा 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 ठीक है। चलिए, अभी भारत के प्रधानमंत्री है वो कहाँ गए हुए हैं विदेश यात्रा पे? सर आज जोहान्सबर्ग में G20 का 20वां सम्मेलन है, G20 के समिट में है। इस G20 का जो समिट हो रहा है इसकी थीम क्या है? सर इसकी थीम सर मैं गैस कर सकता हूँ, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ तुमसे। एकजुटता समानता सर कब है, कौन सी डेट को है ये G20 का समिट है? जी सर 21 नवंबर। 21 नवंबर। सॉरी सर मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ। ये G20 का जो समिट है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
मुख्य उद्देश्य सर G20 या एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के जो बड़े देश और क्षेत्रफल के बड़े देश समिट होकर एक विश्व स्तरीय योजनाएं और आपसी सहयोग और भागीदारी के लिए होकर वैश्विक शांति कायम करने का प्रयास और आपसी व्यापार को बढ़ाने। जलवायु परिवर्तन को लेकर है वो बहुत चर्चा है इंटरनेशनल लेवल पे, इन ग्रुप्स में है। जी इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है कि जलवायु परिवर्तन पर है वो इतना सोचा जा रहा है, इतनी बातें की जा रही है? जलवायु परिवर्तन है वर्तमान में सबसे बड़ा एक वैश्विक मुद्दा है जो कि मानव सभ्यता के लिए एक संकट के रूप में है। तो इस संदर्भ में चर्चा होनी भी चाहिए और अभी हाल ही में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का आयोजन किया गया था और उसमें ये चिंता व्यक्त की गई थी और हमने पेरिस समझौते में भी ये टारगेट रखा था कि हम एक सदी के अंत तक जो औद्योगिकरण के का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि का लक्ष्य रखें और इसके बहुत सारे विविध आयाम हैं जो चिंताजनक आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। अच्छा, अभी रूस और यूक्रेन के बीच में है वो युद्ध चल रहा है। जी अमेरिका ने है वो यूक्रेन को है वो शांति प्रस्ताव दिया है। जी क्या है वो शांति प्रस्ताव की मुख्य बिंदु कुछ? सर इसमें यूक्रेन को ये प्रस्तावित किया गया है कि रूस के द्वारा जो क्षेत्र अधिकृत किया गया है उसमें अधिकतर हिस्सों पर रूस अपनी दावेदारी यूक्रेन अपनी दावेदारी छोड़े और अपनी जो सैन्य क्षमता है उसको सीमित रखे और इसके अलावा जो क्षेत्र विवादित क्षेत्र है क्रीमिया डोनेट्स्क क्षेत्र उसके संबंध में रूस को क्षेत्र दिया गया है। इसके ये और सर इसमें अमेरिका द्वारा जो राशि जो मिलेगी ये रूस से जो उसका यूक्रेन में जो निर्माण होगा उस संरचना का वो अमेरिका की सहायता से होगा। अमेरिका उसमें लाभदायक हिस्सा भी रखेगा। और नाटो के संबंध में क्या कहा गया? नाटो के संबंध में यूक्रेन को सर नाटो में शामिल नहीं किया जाएगा। तो क्या है वो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वो इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के बारे में सोच रहे हैं? सर उन्होंने इस संबंध में चिंता जताई है और उनका मानना है कि वे राष्ट्रपति महोदय ट्रम्प से बात करके इस संबंध में और बात करेंगे। हालांकि उन्हें प्रथम दृष्टया इसको एक तरीके से अस्वीकार करने का ही मत व्यक्त किया। अस्वीकार करने का? सॉरी सर, वे थोड़ा सहमत है। ठीक है भगवती जी। जी प्रश्न। मुझे ऐसा लगता है कि आप ऋग्वेद कालीन शिक्षा के मॉडल को पुनः जीवित करने का असंभव सा प्रयास कर रहे हैं। मैंने ऐसा क्यों कहा होगा आपकी इस डेफ को पढ़ के या देखकर? सर मेरा इतिहास विषय रहा। पुनः मेरा सवाल सुनिएगा कि आप ऋग्वेद कालीन शिक्षा के मॉडल को पुनः जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं और ये मेरे मस्तिष्क में जिज्ञासा उत्पन्न हुई सिर्फ आपके इस डेफ को देखकर। तो ऐसा क्यों उत्पन्न हुआ होगा जिज्ञासा? ये आप सर मेरी हो सकता है मेरी हॉबी को लेकर। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है। तो क्या है आपकी हॉबी और ऐसा मैंने क्यों कह दिया? सर मैं ऑडियो बुक सुनना पसंद करता हूँ, वो भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट स्पेसिफिक। ओके, तो उसका ऋग्वेद कालीन शिक्षा के मॉडल से क्या संबंध आया? सर उस समय जो शिक्षा प्रणाली थी वो पूर्णतः श्रवण पे आधारित थी। श्रुति जो साहित्य हमारा था वो गुरु के द्वारा शिष्य को बढ़ाया जाता और शिष्य आने वाली पीढ़ी को स्थानांतरित किया जाता था, उसका लिपिबद्ध न कर। तो आप भी लास्ट टाइम जो बुक आपने सुनी थी वो हमारे जैसे शिष्यों को स्थानांतरित कर दीजिए ज्ञान, और पूर्णतः सटीक होना चाहिए। बिल्कुल। जैसे मैं एक पुस्तक गुरु गोपाल दास जी की जीवन के अद्भुत रहस्य जो मुझे बेहद पसंद है, उन्होंने स्वामी जी ने जीवन के अलग अलग आयाम के बारे में बताया है। उन्होंने जीवन को एक संतुलन के रूप में माना है जिसमें हम अपने वर्क लाइफ, अपने रिश्ते और अपनी जो स्वयं की एक व्यक्तिगत छवि है उसके बीच में एक संतुलन कायम करें, मन को नियंत्रित रखें। और उसका जो सबसे अच्छा जो मुझे एक विचार लगा वो था कि लाइव टू गिव, यानी सेवा ही सुख है। आप किसी व्यक्ति के लिए कुछ करें तो वो आपको एक ऐसा अंतर सुख प्रदान करेगा जो सबसे सर्वोपरि। इसके अलावा उन्होंने रिश्तों के बारे में और जो हमारी सकारात्मक सोच में रखनी चाहिए, हमारा जो माइंडसेट होता है उसके बारे में विस्तृत रूप से। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि वास्तव में रियल लाइफ, वास्तविक जीवन, एक अच्छा जीवन क्या है, उसे डिफाइन कर दीजिए आप, जो आपने अभी तक बोला उसी को मद्देनजर रखते हुए। सर जीवन के जितने भी आयाम है उनमें एक संतुलन हो सर, मैं उसी को एक अच्छा जीवन मानूंगा। वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी से आपने आपका ग्रेजुएशन किया। जी। तो कोई क्लोज्ड यूनिवर्सिटी भी होती है क्या जो ये ओपन यूनिवर्सिटी है? जैसे ये ओपन यूनिवर्सिटी, ऐसे कोई क्लोज्ड यूनिवर्सिटी भी होती है क्या?
ऐसा कोई क्लासिफिकेशन है क्या यूनिवर्सिटीज का, ओपन यूनिवर्सिटी, क्लोज्ड यूनिवर्सिटी? जी सर, मैं विस्तार रूप से नहीं बता सकता, लेकिन इनका विभाजन किया गया है, डीम्ड यूनिवर्सिटी और एक ओपन विश्वविद्यालय। क्यों कहते हैं इसको ओपन यूनिवर्सिटी? क्योंकि ये सर शिक्षा के एक लचीलेपन पर आधारित है और इसमें हम स्वयं पाठी रूप में अध्ययन करते हैं। हम वहाँ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित ना। बिकॉज ओपन टू एवरीवन, जी सर। कॉलेजिएट के लिए भी और नॉन कॉलेजिएट के लिए भी। जी सर। जी सर। एनीवे, पहले अपन बीएसटीसी करते थे जी। और अब उसी का नाम बदल के डीएलएड कर दिया गया। जी सर। क्या जरूरत थी नाम बदलने की, रहने देते बीएसटीसी। जी सर, उसका जो विस्तारित नाम था वो सेवा पूर्व प्रशिक्षण था और मैं कारण तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन उसका नाम अभी सर डिप्लोमा है। आरएएस की तैयारी के दौरान बहुत सारे सब्जेक्ट आपने पढ़े होंगे, सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था जिस पर मैं आपसे चर्चा कर सकूं? सर इतिहास। अच्छा, वो वही है जिसमें आपने किया है। एनीवे, तो मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, इतिहास किसे कहते हैं, प्रॉपर वे में डिफाइन करें इसे। सर अतीत में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उनका वर्तमान संदर्भ में सबक लेकर उसका उपयोग करना है इतिहास। ये डेफिनेशन लिखी हुई है बुक में, जो बेसिक बुक है 6th क्लास की एनसीईआरटी, उसमें इतिहास की परिभाषा लिखी हुई है। वो परिभाषा क्या है वही बता दीजिए आप तो मुझे। सर जो अतीत में घटनाएं घट चुकी हैं वह इतिहास। अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध और व्यवस्थित तार्किक अध्ययन जी इतिहास कहलाता है। जी। एनीवे, हम कैसे निर्धारण करते हैं कि ये प्राचीन भारत है, ये मध्यकालीन भारत है, ये आधुनिक भारत है? किन आधारों पर निर्धारण किया गया? अलग अलग इतिहास वेत्ताओं द्वारा अलग अलग। वो आधार मुझे बताइए। सर औपनिवेशिक इतिहासकार हैं, उन्होंने साम्राज्यवादी इतिहासकार, उन्होंने जो धर्म के आधार पर इसका विभाजन। नेक्स्ट। और सर जो मार्क्सवादी इतिहासकार जैसे मुख्यतः डीडी गोस्वामी सर आते हैं, उन्होंने इसको एक आर्थिक आधार पे। नेक्स्ट। और जो हमारे सर औपनिवेश राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं, उन्होंने इसके कालक्रम के आधार। हाँ, तो कालक्रम के आधार पर विभाजन मुझे बताइए कैसे किया गया, मतलब क्यों कह दिया हर्षवर्धन तक के समय को कि प्राचीन काल में, और हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद अचानक अगले दिन के सूरज उगने के साथ ही कौन सी क्रांति आ गई कि वो पूर्व मध्यकाल में बदल गया? मानते हैं बात को? मध्यकाल के दो हिस्से हैं, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। जी सर। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के अगले दिन ही सूरज के उगने के साथ क्या हो गया ऐसा बदलाव कि साहब आज से ही अब हम पूर्व मध्यकाल में प्रवेश करते हैं? सॉरी विस्तार से। अच्छा, तो फिर ये क्या हुआ? प्लासी के युद्ध के बाद 1757 या औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707, यही दो धाराएं हैं। कोई 1707 से मानते हैं, कोई 1757 से मानते हैं। तो इन दोनों घटनाओं के बाद अगले, मतलब उस मध्य रात्रि पे कौन से चांद की किरण नीचे उतर गई कि भाई अब तो हम आधुनिक हो गए, मॉडर्न हो गए, तो उसको हमने आधुनिक काल कह दिया। जो सर आधुनिक काल का विभाजन मुगल साम्राज्य के अंत और अंग्रेजों के आगमन के कारण। तो वो कौन सी चांद की किरण आई है पूछ रहा हूँ मैं आपसे। सॉरी। अच्छा, ये बताएं मुझे कि ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले प्लासी और बक्सर का युद्ध जीता। जी। मेरा ही मानना था उनकी ये सुनियोजित रणनीति पहले से थी, क्योंकि कार्नेटिक में फ्रांसीसियों से ले चुके हैं और फिर उसके बाद में बंगाल की तरफ, और ये ऑलरेडी उनके माइंड में प्लान्ड था। इस बात को सिद्ध कर दीजिए। सर उन्होंने प्रारंभ में तो मुगल सम्राट से राजस्व और दीवानी अधिकार प्राप्त किए थे। ठीक है, मान लिया फर्रुख शेर की सारी बातें हो गई, आप तो वर्तमान संदर्भ में आ जाइए। जी, जब उन्होंने बंगाल में ये परिस्थिति देखी कि आपसी शासकों के मध्य इतना सहयोग नहीं है और संघर्ष है, तो उन्होंने उस स्थिति का फायदा उठाते हुए वहां पर अपने राजनीतिक पैर जमाने शुरू किए। ओके, ऐसी क्या घटनाएं उस समय मौजूद हो गई थी कि बंगाल कमजोर हो गया? सर बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, उनके जो साथी थे उनके बीच में, और वहाँ के जो व्यापारी थे उनका नवाब के साथ तालमेल नहीं था। कौन कौन थे वो, नाम बताइए। सेठ अमीरचंद और जगत सेठ माणिकचंद और उनके जो सेनापति थे मीरजा और अभी सर। पारिवारिक क्लेश भी तो था, और परिवार का जो क्लेश था वही मुख्य वजह बना उनका, जिसकी वजह से फूट हुई। मैं वो नहीं। सिराजुद्दौला किसके दोहिते थे? अली मर्दान। सॉरी अली मर्दान। मैं गेस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनीवे, आई वर्धमान महावीर कौन थे? महावीर स्वामी। हाँ, कौन थे? महावीर स्वामी जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, जिन्होंने जैन संप्रदाय में पंच महाव्रत किया। 23वें तीर्थंकर थे? 24
प्रेशर। 23 से तो पार्श्वनाथ थे। जी सर। यानी जिनेंद्रिय और तीर्थंकर, इनमें क्या अंतर है, इनको डिफाइन करो। सर जिनेंद्रिय जिसने इंद्रियों को जीत लिया, ओके, और तीर्थंकर जो जिनेंद्रिय को पार करके जो अपने अनुयायी हैं उनको केवल्य की प्राप्ति का मार्ग प्रदर्शित करते हैं। मतलब तीर्थंकर मतलब क्या है, जो तीर्थों पे लेके जाते हैं, तीर्थों की यात्रा करवा। नहीं सर, जो केवल्य जो उनका जिसका संदर्भ हम हिंदू धर्म में मोक्ष का कहते हैं, उसकी जो मार्ग पे ले जाते हैं। ओके, जिनेंद्रिय का आपने बताया कि इंद्रियों को जीत लिए हो, तो कैसे जीतते हैं इंद्रियों को? हाथ पैर बाहर तोड़ करके बाहर निकल जाते हैं ये? नहीं सर, वे अपने तप और साधना कष्ट काया क्लेश के द्वारा जैन धर्म में जो मान्यता है। किनका पालन करते हैं? अगर आप कष्ट काया क्लेश पे पहुंच गए तो इनको टेक्निकली कहते क्या है वो बता दीजिए। सर पंच महाव्रत का वे पालन करते हैं। कष्ट काया क्लेश पंच महाव्रत में नहीं है? जी सर। अच्छा, अनुव्रत और महाव्रत में अंतर बता दीजिए। सर अनुव्रत का पालन जो साधारण उपासक होते हैं वे करते हैं, और महाव्रत का पालन जैन धर्म के साधारण उपासकों को ये उदारता क्यों दी गई? क्योंकि वे गृहस्थ जीवन में होते हैं, इसके कारण वे पालन नहीं कर पाते। एनीवे, स्कूलों में हम कहते हैं शैक्षिक विकास हो गया, शैक्षणिक विकास हो रहा है धीरे धीरे। तो सर को भी आपने फरमाया थोड़ी देर पहले कि ये बताओ कि वो कौन सा एक तराजू है जिस पर तोड़कर हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई एजुकेशन का डेवलपमेंट हो रहा है। इंटरनेशनल लेवल पे उस एजुकेशन को डेवलपमेंट को मेजर करने का वो जो क्राइटेरिया है वो क्या है, वो तराजू क्या है? अंतरराष्ट्रीय स्तर। हाँ सर विभिन्न सूचकांक हो सकते हैं। सूचकांक के अलावा कोई टेक्निकल सूचकांक बता दीजिए पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है जिसमें एजुकेशन का लेवल मेजर किया जाता है। HDI इंडेक्स, जी, ज्ञान शिक्षा जीवन स्तर, तीन ही तो क्राइटेरिया शिक्षा। अब शिक्षा में मुझे बता दीजिए दो सब इंडिकेटर कौन से हैं? शिक्षा तक पहुंच और आयु, सकल नामांकन अनुपात। वो तो पहले था 2010 से पहले। एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, स्कूल जाने के संभावित वर्ष और स्कूल जाने के औसत वर्ष। ये पहले अपन लेते थे एनरोलमेंट रेशियो, और अब हम लेने लग गए एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। ये बदलाव क्यों किया? वही रहने लगे। सर सकल नामांकन अनुपात में हम सर एक जो आयु वर्ग का हो, मान लो 18 से 23 वर्ग का है, तो उनमें विद्यालय में जाने वाले और जो पूरी जनसंख्या है उसका, तो इसमें सर हम अच्छे तरीके से मापन नहीं कर पाते थे। ये इसका एक कारण हो सकता है। वहां पर देखिएगा मेरा आखिरी सवाल आपसे। जी, जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कह दिया था और बात अच्छी भी लगी थी कि कोई भी व्यक्ति उस पर काम करने की एक सीमा होनी चाहिए जी, जैसे ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब के लिए, गवर्नर साहब के लिए कहा कि आप इतने समय में, कुछ माह में, 4-5 माह के लिए उन्होंने कहा था कि इतने में या तो कंसेंट दे दे या डिसेंट दे दे, सहमति दे दे या असहमति दे दे, जो भी देना है उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन बिल को रोककर नहीं रखे। संवैधानिक पीठ के पास मामला गया। संवैधानिक पीठ कितने जजों की पीठ मानी जाती है? सर 5। हमेशा 5 ही होंगे, 5 से कम, 5 से ज्यादा भी हो सकता है। सर ज्यादा हो सकता है। आज तक सबसे बड़ी पीठ कौन सी बनी और कितने जजों की बनी? सर जहां तक मैं याद कर रहा हूँ 13 जजों। कौन से केस से बनी थी? केशवानंद। वेरी गुड। तो संवैधानिक बेंच ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बाध्यता इन पर नहीं है। तो या तो पहले वाली बात सही थी या अब वाली बात सही है। दोनों बातें एक साथ सही कैसे हो सकती है? यानी या तो पहले निर्णय गलत दिया था या अब निर्णय गलत दिया है। इस माननीय न्यायालय ने जो पहले निर्णय दिया था उसी की एक तरीके से विस्तारित रूप और समीक्षा के रूप में ऑनरेबल संवैधानिक पीठ ने अभी बात की, और उनका जो फैसला है वो उचित प्रतीत होता है। वो इस संदर्भ में कि ऑनरेबल राज्यपाल और राष्ट्रपति के बीच ऊपर आप किसी भी तरह की संवैधानिक बाध्यता आरोपित नहीं कर सकते। ये कार्यपालिका पर एक हस्तक्षेप होगा न्यायपालिका के द्वारा, लेकिन साथ ही उन्होंने कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण कौन से आर्टिकल में किया है? इस आधार पर उन्होंने एनजेक, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट जो बिल था उसको भी साइड में की, मतलब नल एंड वॉइड किया था। 99 अमेंडमेंट एक्ट को नल एंड वॉइड किया ना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जी। वो आर्टिकल का बेसिस क्या था? कौन सा? 142 के तहत जो आर्टिकल 50 अनुच्छेद 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। मैं सर पूर्ण न्याय के सिद्धांत के साथ पूर्ण न्याय आर्टिकल 142। हाँ, मतलब न्यायालय को ये अधिकार देता है कि वो अपना प्रवर्तन करवा सके। मैं गलत सर चलो, अभी आपने एक वर्ड यूज किया था कि भाई न्यायालय का हस्तक्षेप जी, तो ये जुडिशियल एक्टिविज्म जी, जुडिशियल ओवररीच
और एक रिसेंटली टर्म आया जुडिशियल टेररिज्म, जी क्या है ये? सर, न्यायालय सक्रियता जो शब्द है, न्यायालय स्वयं किसी भी कार्यपालिक आदेश या फिर कोई प्रशासनिक आदेश पर कार्यवाही करता है। और न्यायिक सर मैं हिंदी में आपसे जानना चाहूंगा, न्यायिक सक्रियता मैंने बताया। सक्रियता, हाँ। हाँ, और न्यायिक, इसके अलावा सर आपका प्रश्न कौन सा? जुडिशियल टेररिज्म, आतंक। अभी रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने वर्ड यूज किया था। सॉरी सर, मैं न्यायिक आतंकवाद के बारे में नहीं बता पाऊँ। ठीक है, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है जो मारवाड़ में एक नदी जाती है उससे संबंधित, तो वो कौन सी नदियां है, क्या इश्यू है वहाँ पे? सर, जोजड़ी और हाँ। बांडी, इन दो नदियां जिनका मुख्य कारण इसमें प्रदूषण के कारण चिंताजनक स्थिति को देखते हुए माननीय न्यायालय ने कमेटी का गठन किया। क्या कारण है पोल्यूशन का? इसका सर कारण टेक्सटाइल इंडस्ट्री और कुछ अन्य इंडस्ट्री है जिसका जो केमिकल है उनमें प्रभावित होता है, जिसके कारण ये नदियां प्रदूषित हो रही और जिससे आम जन काफी प्रभावित। तो उन लोगों ने तो वहाँ पे जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो वहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं वो भी लगा रखे हैं, फिर भी क्या हो रहा है? सर, उसकी मॉनिटरिंग में कमी हो सकती है सर। और जो चलो आपको एसडीएम लगा दिया वहाँ पे, फिर क्या करोगे? सर, मैं जो प्रयास किए जा रहे हैं उनको अच्छे से क्रियान्वित करूंगा और इसके अलावा अन्य और प्रयास करूंगा। जैसे कि सर, अगर स्थिति ज्यादा खराब है तो मैं ज्यादा खराब इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट तक बात गई। तो सर मैं उद्योगों जो उद्योगपति हैं उनके साथ एक संवाद कायम करते हुए इस संदर्भ में कोई रास्ता निकालने का प्रयास करूंगा और जहां पर बेहद खराब स्थिति होगी वहां आमजन के लिए कुछ सर ये कोई प्रोजेक्ट चल रहा है क्या वहाँ पे? सॉरी सर, मैं अवेयर नहीं हूँ। अच्छा चलो ठीक है। आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, जी, ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस जैसे स्टेट और नेशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है? स्टेट और नेशन, राज्य और राष्ट्र, am I right सर? देश और राष्ट्र। जी सर, स्टेट होता है वो एक भौगोलिक इकाई होता है जो संप्रभुता और जनसंख्या और एक भूभाग पे केंद्रित होता है। और सर जो राष्ट्र होता है वो एक भूभाग पर सांस्कृतिक एक संबंधों के आधार पर एक लोगों का समूह होता है भूभाग। मतलब इंडिया एज ए कंट्री और जैसे यूरोप में जो कंट्री है उनको यदि कंपेयर करें तो कौन से में क्या स्ट्रॉन्ग है, ऐसे बता सकते हैं? सर, जहाँ तक मैं समझता हूँ भारत राष्ट्र भी है और राज्य की अवधारणा में भी है शामिल है। और यूरोपियन कंट्री को भी मैं सर इन दोनों कैटेगरी, जैसे कंपेयर करें दोनों को, कि इंडिया को कहा जाता है कि इंडिया इज ए स्टेट ऑफ मल्टीपल नेशंस। जी, वो सांस्कृतिक विविधता के आधार पर सर कहा जा सकता है। इसके संदर्भ में अलग अलग कल्चर, अलग डाइवर्सिटी। ठीक है, एक वर्ड आता है पैट्रियोटिज्म से और एक आता है नेशनलिज्म, नेशनलिज्म और पैट्रियोटिज्म। जी सर, राष्ट्रवाद और देशभक्ति। देशभक्ति, इन दोनों में, ये दोनों क्या है और दोनों में क्या डिफरेंस है? कौन सर? राष्ट्रवाद इस राष्ट्र के प्रति एक चेतना है, जागरूकता है। और देशभक्ति उससे थोड़ा सा एक स्तर ऊपर जाकर एक भावनात्मक लगाव हो जाता है देश के प्रति। इसमें कौन सा बढ़िया है? सर मैं समझता हूँ राष्ट्र। क्यों? क्योंकि सर देशभक्ति कभी कभार सर हम चरमपंथ की मतलब एक भावना हमारे अंदर हो सकती है। चलो ठीक है, थोड़ा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी चरमपंथी बनाता है और भारत में तो बड़ी समस्या है ये कल्चरल, मतलब सबसे बड़ी, मतलब हम इंटरनल सिक्योरिटी में थ्रेट मान रहे हैं इसको। जी सर, लोग अपनी संस्कृति से जुड़े हुए होते हैं और कभी कभार ऐसा लगता है कि वे उस प्रभावशील क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अपनी संस्कृति का प्रयोग कर सकते हैं। आप वापस बात कीजिए इस पे। ठीक है, आप जैसे प्राइमरी एजुकेशन में है और अभी शाला पूर्व शिक्षा पे काफी फोकस कर रहे हैं नई शिक्षा नीति के पश्चात। जी, तो इसमें क्या आयाम है शाला पूर्व शिक्षा के? 5 आयाम है इसके सर। कक्षा वर्ष 3 का बालक जब हो जाएगा तब उसको प्रवेश दिया जाएगा आंगनवाड़ी या फिर उसको अगर प्राथमिक शिक्षा के साथ जोड़ा जाएगा तब तो उसमें सर बच्चे के लिए बुनियादी साक्षरता, संख्या ज्ञान और राजस्थान में विशेषकर हम स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम चला रहे हैं जिसमें बच्चे को खेल के आधार पर हम शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें बच्चे को सामान्य जो चीजें चाहे वो फ्लैश कार्ड के माध्यम से हो या ABL किट के माध्यम से हो या ड्राइंग के माध्यम से वो देने का प्रयास कर रहे हैं। जिस 5 आयाम की सर बात करें मैं एग्जैक्टली वो नहीं बता पाता।
ठीक है, नई शिक्षा नीति के टारगेट क्या है? सर नई शिक्षा नीति के टारगेट अगर हम इसके मुख्य बिंदुओं जैसा मैं बता रहा हूँ, प्रारंभिक शिक्षा में हम पूर्व बाल्यावस्था एवं देखभाल शिक्षा, इसके अलावा संरचना में परिवर्तन और शिक्षा को हम प्राचीन भारतीय मूल्यों के आधार पर स्थापित करें जिसमें तकनीकी का समावेश भी हो। इसके अलावा व्यवसायिक शिक्षा जैसे बात की और उच्च शिक्षा में हम बहु मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ जाएं। और ग्रोस एनरोलमेंट जैसे कि क्या टारगेट है, मतलब 10th तक कितने बच्चों का, जैसे 100% करना है अपने को प्राइमरी एजुकेशन, 10th का भी टारगेट है, 12th का, ये कुछ आइडिया? नो सर, मैं अभी एक सरकार ने एक आईडी बनाई है बच्चों के लिए, सर अपार आईडी, अपार आईडी है, जी। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सर उसका ये है कि बच्चे का एक डिजिटल अकाउंट बनेगा जिसमें उसके एकेडमिक रिकॉर्ड रखे जाएंगे और बच्चा अगर एक विद्यालय से किसी दूसरे विद्यालय में जाता है तो उसकी जो भी उपलब्धियां हैं ऑटोमेटिक रूप से उसमें संधारित रहेगी और वो विद्यालय उसको ग्रहण करके बच्चे की प्रगति को माप सकता है और आगे के कार्य कर सकता है। ठीक है, वो तो पहले भी अपन पता कर रहे थे, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों बनाई है? आधार कार्ड भी था, उसी को लगा देते। लेकिन सर उसमें आधार कार्ड में हम सर बच्चे की जो अकादमिक जो उपलब्धियां था उनको नहीं रख सकते। उसमें मैन इश्यू होता है कि जो बच्चों का ड्रॉप आउट होता है जिसको ट्रैक करना कि भाई कौन सी बच्चा कहाँ रह गया, तो इमीडिएटली उसको अपन ट्रैक कर पाते। ठीक है, आप पश्चिमी राजस्थान में नौकरी कर रहे हैं जी। कितने सालों से हैं? सर मैं 2022 से 3 साल। अब वही से ही है बेसिकली भी। जी। तो पश्चिमी राजस्थान में महिलाओं से संबंधित जो ग्रामीण क्षेत्र में रहती है उनकी प्रमुख 5 समस्याएं बताओ। सर वो सामाजिक समस्या बालिकाओं के संदर्भ में है। एक तो हाँ। शिक्षा की है, शिक्षा के प्रति अभी भी रुझान में थोड़ी कमी है। शिक्षा हो गई, बाल विवाह है, बाल विवाह हो गया, और दहेज प्रथा जैसे ये भी एक महिलाओं के संदर्भ में समस्या है। और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की कमी है अभी भी। और अभी तक सर महिलाओं को उतने अवसर नहीं मिल पा रहे और महिलाएं खुद भी इस मामले में अवेयरनेस, उनको लाभार्थी माना जा रहा है, एक सक्रिय लाभार्थी कार्यकर्ता के रूप में नहीं। देखो महिलाओं का यदि अपन एजुकेशन में डेटा देखते हैं, जैसे हायर एजुकेशन में आप उनका एनरोलमेंट रेशियो रिलेटिवली महिला और पुरुष की तुलना करते हैं तो महिलाओं का परसेंटेज ज्यादा है। पीएचडी में देखोगे तो महिलाओं का परसेंटेज ज्यादा है। जी। ठीक है, तो इससे मतलब उनका ऑलरेडी सशक्तिकरण जब हो रखा है तो इतना हवा क्यों बना हुआ कि महिला सशक्तिकरण करना है, ये करना है, वो करना है, ये क्यों रहता है? तो आपको नहीं लगता वो हो चुका है ऑलरेडी? जैसे पीएचडी के अंदर आप देखोगे तो महिलाओं की परसेंटेज ज्यादा है। हाँ, तो क्या आपको नहीं लगता और सशक्तिकरण हो चुका है, अब तो पुरुषों के ऊपर ही वार हो रहा है? सर सशक्तिकरण के इसके अलावा भी अन्य कई आयाम और हो सकते हैं शिक्षा के अलावा, जैसे सर आप पीएचडी के बता रहे हैं, इसके अलावा भी कई ऐसी चीजें हैं, आयाम हो सकते हैं, जैसे स्वास्थ्य हो सकता है, सुरक्षा के संदर्भ में मानक हो सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्र विशेष में अगर हम शिक्षा के आंकड़े देखें वो हो सकते हैं, इसके अलावा सामाजिक मुद्दे हो सकते हैं, तो वे सशक्तिकरण के लिए आवश्यक। महिलाओं का राजनीति में काफी कम है भागीदारी, कारण क्या है? और आपके मारवाड़ में भी देखते हैं तो सरपंच पति, ऐसे पार्षद पति, उनका रोल ज्यादा रहता है जी। तो इसका मुख्य कारण क्या है? सर इसका मुख्य कारण पितृसत्तात्मक जो सोच है वो भी है, और यदि आपको वहाँ पे पोस्ट मतलब एसडीएम आप वहाँ पे पोस्टेड रहते हैं जी, तो आप क्या इनिशिएटिव लेंगे? क्योंकि जैसे ही आप सरपंच पति को यदि आपके पास में आ गए और मना कर देते हो नहीं उसको बुलाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ पे सामाजिक द्वेष की भावना या फिर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो उसका ध्यान में रखते हुए आप क्या स्टेप लेंगे कि ताकि महिलाओं का जन भागीदारी बढ़े और जो जनप्रतिनिधि है उनको भी जो उनका मेन रोल है वो निभाने का मौका मिले? जी सर इस संदर्भ में भी इस वक्त कार्यरत महिला होगी सरपंच पद पर, मैं उनसे प्रत्येक संवाद स्थापित करने का प्रयास करूंगा एक मीटिंग के थ्रू, और अगर ये संभव नहीं हो पाया तो वहाँ उस क्षेत्र में प्रतिष्ठित किसी महिला, जो प्रतिष्ठित महिला या फिर कोई ऐसा प्रतिष्ठित पुरुष जो इन विचारों में विश्वास नहीं रखता, उनके साथ संवाद कायम कर सकता है। इसके अलावा स्कूल स्तर पर कुछ ऐसे प्रयास किए जा सकते हैं अवेयरनेस को लेकर, ये सब प्रयास। एक महिला है मारवाड़ की, काफी फेमस है वोकेशनल ट्रेनिंग में, इसमें क्या नाम है उनका? रूमा देवी जी, बाड़मेर। क्यों फेमस है, क्या करती है? सर उन्होंने कशीदाकारी क्षेत्र हस्तकला में वैश्विक पहचान स्थापित की है और काफी महिलाओं को रोजगार से जोड़ा है। बढ़िया, चलो मेरा लास्ट क्वेश्चन, जैसे आपने जैन धर्म के बारे में बात की, तो जैन धर्म में कॉन्सेप्ट आता है अनेकांतवाद। जी क्या है? सर अनेकांत का जो जैन धर्म में, जहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने हर चीज में
हर वस्तु में, हर आयाम में उन्होंने आत्मा का तत्व माना है। मतलब हर चीज के विविध आयाम हो सकते हैं। Yes. तो आपने जैसे बताया कि भाई यूएस ने फंडिंग की थी यूक्रेन वाले वॉर में, और वहां पे अभी जैसे पीस प्लान आया तो उन्होंने कहा कि हमारा भी कुछ शेयर रहेगा इसके अंदर, जो डेवलपमेंट करेंगे उसके अंदर। सिमिलरली उन्होंने गाजा के अंदर भी किया था, गाजा पीस प्लान आया उसमें भी हमारा। तो आपको नहीं लगता है कॉर्पोरेट्स का अखाड़ा बना हुआ है, इसका कोई नाटो वाटो वैसे नहीं है, उन्होंने तो अपना अखाड़ा बना रखा है। जी सर, इसे अखाड़ा न कह सर, चूंकि अमेरिका की प्रभावी भूमिका है और जो दोनों मुद्दे हैं उनका मानवता के नाते समाधान होना काफी बेहद जरूरी है। इस कारण अगर अमेरिका हस्तक्षेप करके अगर किसी प्लान के थ्रू करवा रहा है और उसमें अगर वो संतुलन दोनों पक्षों के लिए कुछ सहमति आधारित अगर निर्णय हो तो उसमें सर कोई अनुचित बात नहीं। पर वो तो ऐसे कर रहा है ना कि मेरी प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ 20% मेरा, नहीं तो चल रहा है। तो उसमें सर सब पार्टियां एक बेंच पर बैठकर किसी संतुलित समाधान पे निकले। फलोदी से है आप जी नया जिला बना है। जी नया जिला बनने से है फलोदी में आपने क्या चेंज महसूस किया है? सर सबसे पहला जो था, जिला मुख्यालय से हमारी दूरी जो बहुत ज्यादा थी। हमारे लिए जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर लगभग सर समान दूरी पे पड़ते थे। इसके कारण आमजन को परेशानी होती थी और अभी फलोदी जिला मुख्यालय बनने से उसका समाधान हो गया। इसके अलावा कुछ प्रशासनिक कार्य जो काफी जल्दी अभी पूर्ण हो रहे हैं। यातायात के संबंध में अभी वर्तमान में जो घटना हमारे यहाँ हुई, तो जिला मुख्यालय आने से और प्रभावी प्रशासन होने से यातायात के नियमों का पालन अच्छे से हो रहा है। इसके अलावा विद्यालय स्तर पर मैंने देखा है कि मॉनिटरिंग में काफी फर्क आ चुका है। प्रशासक और जो भी है उनका समय समय पर सुपरविजन होता है। मतलब ओवरऑल सर जन सामान्य के लिए जितने भी कार्यक्रम, चाहे वो प्रभावकारी योजनाएं हो या फिर कार्य हो, वे सब अच्छे रूप में अभी क्रियान्वित हो रहे हैं। लेकिन फिर इस गवर्नमेंट ने है वो कुछ जिले हैं वो बदल दी। जी सर, खत्म कर दिए जिले। जी सर, यदि इस तरह की फायदे सभी जगह होते तो इस गवर्नमेंट को उन जिलों को बंद करने की क्या आवश्यकता थी? इस जो कमेटी बनाई गई थी, हाँ हो सकता है उन्हें ये लगा हो कि जो मानक फलोदी जिले या फिर अन्य जो जिले के लिए रहे और वो उसमें सुटेबल नहीं हो, इस कारण हो सकता है सरकार ने ये प्रयास वापस लिया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जी सर, क्या है ये, क्या कंसेप्ट लेके आए? राष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालयों के बीच खेले जाने वाले गेम्स है जो वर्तमान में राजस्थान में अभी आयोजित हो रहे हैं। कौन आयोजित करवा रहे हैं? ये राष्ट्रीय खेल परिषद, मैं पूरा नाम। ठीक है, आपका साक्षात्कार हो गया। थैंक यू। हाँ आइए। पहला ही मौका आपका? जी सर। इससे पहले मौका दिया नहीं आपने? अच्छा, तो पहले मौके के हिसाब से अच्छी तैयारी है आपकी। और आपको कैसा लगा, कुछ आपने खुद ने इवेल्युएशन किया हो तो? क्योंकि सबसे बढ़िया इवेल्युएशन है वो खुद अपने आप आदमी करता है। जी मुझे लगता है सर कभी कभार मैं जवाब थोड़ा लंबा दे देता और स्ट्रक्चर वे में नहीं हो पाता, तो और क्या जो सामने वाला मुझसे उम्मीद कर रहा है टू द पॉइंट मैं वो नहीं कर पाता हूँ। और कुछ सर मैं व्यक्तिगत स्तर पे समझता हूँ कि ज्यादा यूट्यूब और ये वीडियो देखने और सबके ज्ञान लेने की वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका है। बिल्कुल, कुछ ज्यादा परसेप्शन बनाया गया है कि आप उस तरीके, क्योंकि मैं अभी मैं प्राथमिक सीख रहा हूँ फर्स्ट, तो उसमें इंटरव्यू को किसी डायरेक्शन में ले जाना ये सब संभव नहीं पाता। मैं जो पूछा गया उसका जवाब ही अगर दूं वो ठीक है। और कभी कभार जैसे सर कुछ असाधारण चीज अगर बोर्ड करे नंबर मेरे सामने तो मैं थोड़ा असहज हो जाता हूँ। नहीं देखिए, ये कैंडिडेट के ऊपर निर्भर करता है कि वो इंटरव्यू को किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहता है। यदि आपके इंटरेस्ट की चीज जो आपने अच्छी तरह तैयार कर रखी है, यदि आपने सोच रखा है कि मैं बोर्ड को उस तरफ ले जाऊंगा तो आप ले जा सकते हैं जी। लेकिन आपने ले जाने की कोशिश की जी, लेकिन वो जो जिधर ले गए आप उनकी तैयारी आपकी नहीं थी जी। तो ये तो गलत हो गया ना सर। मैं सच कहूँ सर, माइंड सर ब्लैंक
पे मेरा एक टाइम ज्यादा हो जाता वहां ज्यादा किधर हुआ? ये ज्यादा सर मेरा इतिहास में हो जाए तो इस कारण सर कि इस विषय को मैं इतना समय दे रहा हूँ सर, मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू होना बाकी हिस्ट्री का, तो उस कारण मैं सब्जेक्ट से इन्वॉल्व रहा हूँ। और जब वो उस सब्जेक्ट के मेरे क्वेश्चन ना आए तो वो एक स्वाभाविक मेरे मतलब अभी देते इंटरव्यू टाइम में मेरे को ये लग रहा है कि फिर मैं उस इंटरव्यू में कैसे दूंगा। गलत है आपकी सोच गलत इस वजह से अनडाउटेडली मैं बहुत ही आगे चला गया, क्योंकि आपने 3 बार कहा हिस्ट्री हिस्ट्री हिस्ट्री, तो कई बार क्या है बोर्ड के सामने भी अपने को बार बार ऐसा नहीं करना है, तो उनको लगता है अच्छा हिस्ट्री में ज्यादा जानता है, चल मैं अब हिस्ट्री में पूछ लेता हूँ। तो मुझे ये तो पता था कि फैक्ट कुछ भी पूछेंगे तो तुम जवाब दे दोगे, तो मैं फैक्ट पे गया नहीं, मैं आधार को समझ में गया। सच में अगर देखा जाए तो डेफिनेशन तक की बात तो एग्जैक्ट आनी चाहिए। हालांकि ठीक है वो जो क्या मतलब चांद की किरण आई क्या वो हो सकता है नहीं पता हो भाई, ठीक है वो एकदम से एक एरा शिफ्ट हुआ था, है ना, तो इसलिए इसका मध्यकाल का वो जो था उसको अलग माना जाता है। अंग्रेजों तक मुगल काल तक एक एरा चलता हुआ रहा था, और चूंकि प्लासी के युद्ध में भी उन्हीं के रेजिडुअल पार्टी तो थे भाई, उसी से तो क्षेत्रीय राज्यों को उदय हुआ था बंगाल वाला, तो इसलिए वो एक अलग से अब एस्टेब्लिशमेंट किसका हो गया, अंग्रेजों का। तो बिल्कुल एक डायरेक्ट जो प्रभुत्व है वो शिफ्ट हो गया ना, इसलिए नया एरा चालू हो गया। सर इसका एक कारण हो सकता है कि मेरा प्रोफेशनल में टीचिंग बैकग्राउंड से, तो बेसिकली क्या होता है हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम डोमिनेंट वे में रहते हैं, तो हम उस तरीके से मतलब वो अभी आदत हुई है, क्योंकि मैं इसमें सुधार करना नहीं, अपने को बहुत सुधार ही करना है। दूसरा आपने ये बात बहुत सही कही थी और आप कर भी सकते हैं, सर ने भी अभी फरमाया कि इंटरव्यू को आप चाहो जिधर लेकर जा सकते हो, लेकिन भाई चाहो जिधर के बारे में पता भी तो हो। आपने प्रयास तो किया कि क्लेश कष्ट इनको बोल दूं, अब आपको पता नहीं था सामने वाला फिलोसफी का है, तो बात को पकड़ेगा, अच्छा ये क्लेश कष्ट है तो अब इधर बात कर लेता है, ये तो आपको सोचना ही नहीं है कि बोर्ड है वो क्या है। तो टू द पॉइंट रहो, अगर आप उस पर कॉन्फिडेंट है, मैं मतलब ये दोनों बात कहूंगा, अगर कॉन्फिडेंट नहीं है तो जो पूछा जा रहा है सिर्फ उधर ही चलो भाई, उसके इधर उधर ध्यान मत दो। लेकिन अगर कॉन्फिडेंट है कि मैं 1-2 कीवर्ड ऐसे बोल दूं कि मेरा अगला सवाल उस पर हो, तो उस कीवर्ड का फिर हमारे पास जवाब भी होना चाहिए, तब तो बात सही होगी कि इंटरव्यू को आप आपकी तरफ। और अगर वैसा नहीं है तो जितना पूछा जा रहा है आप उतना कहें। तीसरी गलती आप जो कर ले गए, अनेकांतवाद, आपका जवाब गलत था, है ना। जैन धर्म का वह तत्व मीमांसा सिद्धांत जिसके अनुसार विश्व में अनेक वस्तुएं, प्रत्येक वस्तु में अनेक धर्म यानी अनेक गुण लक्षण मौजूद होते हैं, यह अनेकांतवाद कह रहा था, जिसकी अभिव्यक्ति इसमें क्या बोलते हैं अनेक आत्माओं के रूप में होती है। इसका एक्सप्रेशन है वो जो सर ने कहा आपको कि लास्ट वाला तो सही बोल रहे हो, लेकिन वो उसका आउटकम है, पहले वाली लाइन सही बोलो। तो आप सोचेंगे हम लोग जिस आयु में है, सर से खैर कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, वो सर की आयु के व्यक्ति होते हैं, सर को अपन एक पॉइंट पे भी बेवकूफ नहीं बना सकते भाई, इन्होंने पढ़ा भी नहीं तो सुना हुआ तो है वो सब चीज, और अपने एक्सपीरियंस से वो सब चीजें काउंट हो रही है। उस समय क्या है जब किताबें पढ़ा करते थे सच में, अब तो जैसे अपन यूट्यूब सुनने वाले हैं है ना, तो वो गलती नहीं करें। अगली बात, सर के एक सवाल में जब आपको वापस से सवाल सर से पूछना था तो आप बोल गए आपका प्रश्न क्या था, नहीं ऐसी गलती नहीं करें, आप बोल गए थे सर को, है ना, क्योंकि आपका पहला मॉक इंटरव्यू है, इसमें कोई बात नहीं, यही चीजें अपन सीखना है। आप बहुत पोलाइटली कहें सर मैं वापस रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा, एक बार पुनः आप सुनता ही नहीं है, ऐसे खुश हो जाता है, पता भी नहीं चलता। हाँ बिल्कुल, मतलब आप आपका शब्द ये उपयोग करें, सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा, एक बार मुझे पुनः प्रश्न बताएं, मैं शायद उस प्रश्न की डिमांड को समझ, यूं मत करना सुना नहीं भाषण सुना नहीं तो फिर मेरा ध्यान कहां था भाई, हो सकता है बोर्ड मेंबर ही वहीं से चालू करके शुरू हो जाओ, है ना, या कोई भी सर हाँ मैंने एक दूसरे मेंबर ने कहा कि सर ये सुन ही नहीं रहा था, इसका इंटरव्यू ले तो रहे विद इन इंटरव्यू, तो ये की मतलब बहुत छोटी छोटी बातें लेकिन पूरा हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट कर देती है, जैसे मैंने कर दिया आपका, क्योंकि मैं तो मतलब हम तीनों में से एक का पर्पज ये होता है कि इसको बिल्कुल इसका कॉन्फिडेंस जीरो कर दो, ताकि आप इंटरव्यू वाले सिचुएशन को संभाल सके। अगर इंटरव्यू के दिन ऐसा हो जाता है तो भाई जब अपन रिहर्सल कर चुके होते हैं, बाउंसर खेल चुके होते हैं, तो अपन को पता ना पूरा शॉट कैसे लगाना है ना। अगली बात, जब एंट्री करे थे सर ये और विश किया था, एंट्री विश, और जब आप गए थे उठ के आपको एकदम से बहुत जल्दी खड़े हुए आपने, तो इन सब चीजों पर आप काम करें, बाकी आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है ना। सर तक आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था, हमारे यहाँ यही रहता है, सर तक सर के बहुत कूल रखते हैं, और वहाँ जो मेन बोर्ड मेंबर है, मेन बोर्ड मेंबर बीच में बैठे होते हैं, साइड में जो 2 लोग होते हैं वो तो एक्सपर्ट होते हैं, ब्यूरोक्रेट होता है। हमने यहाँ यही किया है, यहाँ हम दोनों ब्यूरोक्रेट भी और थोड़ा पढ़ाई से लिंक भी है,
प्रयास यही किया। तो सर बीच वाले बोर्ड मेंबर हमेशा कूल रखने की कोशिश करते हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड बात करते हैं, और जो जैसे किसी और पे जाते हैं, कभी कभी बोर्ड मेंबर भी 2-3 सवाल बाद वो फिर कॉन्फिडेंस को ग्रिल करते हैं, ताकि आपकी एडवर्स सिचुएशन को संभालने की परिस्थिति का मेजरमेंट किया जा सके। ये होता है मकसद, आपको परेशान करना नहीं होता कि अगर प्रशासन में कोई एडवर्स कंडीशन आ गई तब आप कैसे रिएक्ट करोगे, बिल्कुल हाथ पैर फूल जाएंगे या उस सिचुएशन का सामना करोगे, इसलिए ऐसा किया जाता है आपको परेशान। कई बार कैंडिडेट खुद ये असेस नहीं कर पाता अपना कि वो बाहर जाके कहते हैं मेरा इंटरव्यू सबसे खराब हुआ है। हाँ, अच्छे मार्क्स नंबर अच्छे मिलते हैं। सबकी मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं। हाँ, क्योंकि वो तो सबको पता है कि भाई किस लेवल से इससे बात की गई है, इसने कैसे जवाब दिए हैं। निश्चित रूप से उस सीट पे बैठने वाला थोड़ा सा घबराता तो है ही। प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा था आपका। जैसे मैंने पहला सवाल पूछा, ऋग्वेदिक कालीन मॉडल को आप तो मतलब वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप समझ, पहली बार नहीं समझ पाए थे, दूसरी बार मैंने वापस पेज उठाया तो उन चीजों को तुरंत परसीव करना होता है, तुरंत खींचना होता है, और अगर वहां अपन कर ले जाए ना तो वो हमारे प्रेजेंस ऑफ माइंड, सेंस ऑफ ह्यूमर को बताता है कि क्या मतलब बच्चे में बात ये कि वो जो बात करता है उसके इर्द गिर्द रहता भी है। जरूरी नहीं सवाल पूछे, हो सकता है इनमें से एक भी सवाल। हाँ, लेकिन हम सोच रहे हैं अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को कैसे संभाला जाए, कैसे एक सांचा जो अपने पास होता है ना, सवालों के जवाब कैसे दिए जाते हैं, और इंटरव्यू में मैं क्या गलतियां नहीं करूं, वो बहुत बड़ी गलती थी। आपका सवाल क्या था? यूं कहा था सर आपको, सर आपका प्रश्न क्या था, जो दोबारा रिपीट कर दें। सॉरी सर, मैं प्रश्न की मांग को नहीं समझ पाया, रिक्वेस्ट है एक बार पूछना मुझे सवाल। जी ठीक है। एक ये नई शिक्षा नीति है ना, इसके ऑब्जेक्टिव और जैसे सर ने एक क्वेश्चन पूछा थोड़े से तैयार करवा कि ये क्या ये डिफरेंस है। आपसे अपेक्षा करते हैं टीचर की वजह से। तो वो फाउंडेशनल स्टेज है, प्राइमरी स्टेज है, मिडिल स्टेज है, ऐसे वो 4 नाम है ना। तो वो टेक्निकली जैसे आपसे पूछेंगे भाई आप तो पढ़ाते हैं, तो आपसे पूछना नॉर्मली एक्सपेक्ट कर सकते हैं भाई पूछें, तो वो एक डिफरेंस अपना रेडी कर लेंगे। बाकी सर कम्युनिकेशन, हाँ, वो बढ़िया था, अच्छा है। कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस वो आपका बहुत बढ़िया है। वॉइस लेवल बहुत अच्छा है आपका। उठने में बहुत जल्दबाजी नहीं करे, आराम से उठ के जाए। थैंक यू।